जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाला है 5 जून से, उसके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। 50 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर जाके एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, सारा क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग बहुत सारा सेट देख चुके हैं, अब आज देखेंगे 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में फेल होता है और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल होता है। इनमें से 30% स्टूडेंट दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में फेल होने वाले केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए थे। ठीक है, मान लेते हैं कोई दो विषय है, एक है हिंदी और है एक इंग्लिश। कहता है कि अगर हिंदी में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया है तो 35%, अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें 42% फेल किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दोनों में फेल किए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल किए हैं, तो दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट को यहाँ लिखेंगे मिडिल में, और हिंदी में फेल करने वाले अपने मन से सब्जेक्ट ले लिए क्योंकि इसमें दिया नहीं है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में फेल करने वाले कितने हो गए, दोनों में 35, तो हिंदी में फेल करने वाले 5%, 30%, और इंग्लिश में तो 42 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12%। ये सारा स्टूडेंट जो है ये क्या है, फेल करने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज है। 5% प्लस 30% प्लस 12%, ये सब क्या किया है, तो ये सब फेल किया है। क्या किया है, ये सब फेल किया। 35 12 कितना हो गया, 47% विद्यार्थी फेल किया है। कोई भी अगर टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो 100% होता है। अब 100% में 43% फेल कर गया, 43% फेल किया है, 47% स्टूडेंट फेल किया है, 47% स्टूडेंट फेल किया है, तो पास कितना परसेंट स्टूडेंट क्या होगा, 100 में 47 घटा देंगे, 53% विद्यार्थी क्या किया होगा, पास किया होगा। अब क्या करा है कि क्वेश्चन में क्या करा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है कितना, 2500। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2500। अब कह रहा है कि एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, केवल एक विषय में कितने छात्र पास किए हैं। ठीक है, तो दो विषय में टोटल कितना था, 42, तो एक विषय में कितना होगा, 58 स्टूडेंट क्या होगा, पास किया होगा। ठीक है, ये फिर ऐसे देख सकते हैं, एक ये और एक कितना हो गया, 17%, तो इसका निकाल देंगे कितना परसेंट, 17%। ठीक है, कितना निकाल देंगे, 17%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 गुना 17 कितना हो गया, 425 स्टूडेंट जो है ये पास किए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या कहता है कि सरकारी हिस्से को कम करना, सरकारी हिस्से को यहाँ क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक फंड, पब्लिक मतलब सरकार का। ठीक है, पब्लिक मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सरकार का। कहता है कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। जब सरकार अपना हिस्सा बेचता है किसी प्राइवेट कंपनी को तो इसी को क्या कहते हैं, विनिवेश। क्या कहते हैं, विनिवेश, यानी कि सरकार की पकड़ इसमें क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग रहेगा, ओनर वही रहेगा। ठीक है,
तो जब सरकार अपने हिस्सेदारी बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, विनिवेश। आउट शेयरिंग की बात करें तो आउट शेयरिंग क्या होता है कि जिसमें से एक कंपनी अपने कंपनी के, एक कंपनी है ये, दूसरा कंपनी है, ये कंपनी हर पार्ट्स को अपने पास नहीं बना सकता है या फिर हर चीज, तो ये किसी और कंपनी से आंतरिक लाभ, इंटरनल प्रॉफिट के लिए इससे क्या करता है, एक पार्टनरशिप करता है या समझौता करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, आउट शेयरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आउट शेयरिंग। अब व्यापारीकरण क्या कहलाता है कि मार्केट में नए चीज का प्रचलन में लाना, ठीक है, नए मार्केट में नए चीज का प्रचलन में लाना या अपने उद्योग का परिचय देना कि हाँ ये मेरे कंपनी द्वारा बनाया गया बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो इसी को कहते हैं व्यापारीकरण। और आधुनिकीकरण तो जान ही रहे हैं कि मशीनीकरण को आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो विनिवेश कहलाएगा क्योंकि इससे सरकारी हिस्सेदारी को क्या करना, कम करना, निवेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एमआरपी मिनिमम रेट प्राइस पर 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यानी कि तो एमआरपी में 20% डिस्काउंट दिया ही दिया, अब ये अपना हुनर दिखाते हुए 20% का और डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो जोगिंदर को सूटकेस के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसको सूटकेस का दाम कितना था, 1200 रुपये, इसमें दुकान वाला कितना डिस्काउंट दिया, 20, तो 20 का मतलब 80/100। अब फिर इन्होंने अपने अनुसार फिर कितना का डिस्काउंट लिया, तो 20, तो फिर हो जाएगा 80/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जो बचा गुना कर दे देंगे। 64, 8 गुना 8 64 इंटू 12 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 64 गुना 2 128 और फिर हो जाएगा 64, जोड़ देंगे 8 6 7 768 रुपया, 768 रुपया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश पाक जल मरुस्थल, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो भारत से अलग होने वाला एक देश क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच जो एक समुद्री है उसी को क्या कहते हैं, पाक स्टेट, क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मरुस्थल, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाक नाम पे तो पाकिस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान भी ऑप्शन में नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्रीलंका हो जाएगा। अगर मलक्का की बात करें, कुछ और जल मरुस्थल डमरू के बारे में बता देते हैं। मलक्का की बात करें, मलक्का की बात करें तो ये किसके किसके बीच है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच, और किसके बीच, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के बीच है, ठीक है। दक्षिण चीन, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच क्या है, मलक्का। सुंडा जल संधि की बात करें, सुंडा जल संधि की बात करें तो ये किसके बीच है, तो ये है जावा सागर तथा हिंद महासागर के बीच, हिंद महासागर के बीच है, ठीक। बाबा ए मंडेब की बात करें, कौन, बाब ए मंडेब की बात करें तो यह है लाल सागर तथा आदन की खाड़ी, लाल सागर तथा आदन की खाड़ी के बीच है। आगे एक है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि की बात करें तो किसके बीच है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच, किसके बीच, दक्षिण
सागर के बीच, कुछ भी पूछ सकता है। और एक इम्पोर्टेंट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। जब इस तरह का सवाल आए और प्रत्येक की बात आए तो क्या करना है, सबका लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम। 12, 21, 32 और 18 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो फिर पहले 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 21 उतरेगा, फिर ये क्या हो जाएगा 16, फिर 9, फिर क्या चीज़ से जाएगा, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 3 हो गया, ये 21 हो गया, और उसके बाद ये 8 और ये 9 रहेगा। अब क्या चीज़ से जाएगा, तो अब 3 से जाएगा, 3 से एक बार में 7, 8 और ये 3। अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं 3 × 8 × 7 × 3 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 या 24, 24 है, इधर से 4 और 4 या 12, 24 12 7 84, 84 और गुना 24 कर देंगे। 84 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2016 आ जाएगा। ठीक है, 2016। अब हमको कितना के बीच जाना है, तो 6000 और 7000 के बीच जाना है। 6000 और 7000 के बीच जाना है। अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहुंच जाएंगे। 2016 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 20 तिया 60, 748 इसी के मिडिल में आता है। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कर रहा है, पूर्णतः। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाने वाला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 4 × 9। ठीक है, 4 टाइम 9। अब इसको कह रहा है कि कितना से भाग देंगे, तो 307 से भाग देने पर पूर्ण तक कट जाए। 307 से भाग देने पर इस पर क्या जोड़े, यहाँ पर क्या ऐड करे कि 307 से भाग देने पर पूर्ण तक कट जाए। तो ऐसे तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बता रहे हैं। तो इसको रहने देना, इसको भाग देना है। पहली बार में जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 921 हो जाएगा। ठीक है, 921। ये 9 उतर जाएगा, ये क्या बचा 8, यहाँ से क्या बचेगा 7, यहाँ पे आगे खत्म, 789। अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, नहीं अब जाएगा 2 बार में। 2 बार में देते हैं तो 7 दूना 14 और आगे 6 हो जाएगा, 614। इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 571, 175 आया। कितना आया, 175। अब 175 को में से क्या जोड़े कि 307 आ जाए, तभी तो फिर एक बार में भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। तो ऐसा करेंगे, 307 में से 175 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा 10 में 3 गया 3, और यहाँ पे 1, 132 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, 132 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो फिर ये एक बार में कट जाएगा 307। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या जोड़ना पड़ रहा है, तो 132 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में क्या नाभिक के ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ऊर्जा की आवश्यकता ये तो खतरा नहीं है, सीमित मात्रा में उपलब्ध ये भी नहीं है, पैसा जितना जिसके पास जितना पैसा है उतना नाभिक उत्पादन बढ़ा रहा है। भंडारण और परिकीर्णन ये यानी कि खतरा है, ये इसका प्रमुख कारण ये है। स्थापना करना भी उतना नहीं है, अगर जिसके पास मनी है तो स्थापना कर सकता है। इसका भंडारण बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अगर इसमें किसी तरह से गलती हुआ तो आसपास के एरिया को नष्ट कर देगा। इसमें जो है इसको ठंडा रखने के लिए जो है ना, इसमें भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ता है, और ये पानी जो है कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू, ठीक है। और इससे जो कचरा निकलता है, नाभिक के कचरा, वो बहुत प्रदूषित होता है, उसे कहीं इस तरह हम लोग फेंक नहीं सकते हैं। वो 30 साल तक गंदगी फैला सकता है। तो उसे क्या किया जाता है कि एक डब्बा में बंद करके उसे मिट्टी के अंदर 30 साल तक के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण और परिकीर्णन। इससे बहुत हानिकारक परिकीर्णन निकलता है, ठीक है। तो जो चीज़ जितना अच्छा होता है तो उसका हानि भी उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये किसी कार्य के 25 भाग को 10 दिन में करता है। कहता है कि ये किसी कार्य का 25% भाग कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? अगर इसको टोटल कोई भी काम अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो ये 25% है, इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100%। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये टोटल कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो 40 दिन में। 100% काम कितना दिन में ख़त्म करेगा? 40 दिन में। अब आगे क्या कर रहा है? बी की कार्य 40% 40 दिन में करता है। बी कह रहा है कि 40% काम कितना दिन में करता है? तो 40 दिन में करता है। तो 100% काम ये कितना दिन में करेगा? तो 100% काम करने के लिए कितना चाहिए? 100 दिन चाहिए। अब आगे सवाल में क्या कर रहा है कि सी जो है कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करता है? तो 13 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 39 डेज। अब क्या आया कि ए कितना दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 100 दिन में। सी कितना दिन में करता है? 39 डेज में। 39 डेज में। सवाल में पूछता क्या है अब कि उनमें से कौन सबसे कम समय में पूरा करेगा? तो आप ही बता दीजिए, सबसे कम समय में कौन पूरा कर रहा है? तो सी कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी कितना ले रहा है? 39 दिन ले रहा है। तो ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज के बाद साहित्य में सबसे बड़ा प्राइज है, यानी कि सेकेंड है। नोबेल प्राइज है साहित्य में सबसे बड़ा। 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, और साहित्य के बाद की बात किया जाए, नोबेल के बाद किया जाए तो वो कौन सा प्राइज है? तो वो बुकर प्राइज है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर बुकर पुरस्कार की बात किया जाए कि कब स्टार्टिंग किया गया था, तो 1969 में 69 से प्रारंभ किया गया है बुकर पुरस्कार देने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि सबसे पहला बुकर पुरस्कार पाने वाला भारतीय मूल की महिला क्या हो जाएगी? अरुंधति राय। किसके लिए दिया गया था? तो द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग। द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। कब दिया गया था अरुंधति राय को? तो 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में। अब कुछ देख लेते हैं कि किस किस भारतीय को
भारतीय मूल के लेखक को यानी कि बुकर पुरस्कार दिया गया है? कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला मिला था किसको? वी.एस. नायपॉल को। वी.एस. नायपॉल को दिया गया था, ठीक है, पॉल को। वी.एस. नायपॉल को कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। किसके लिए? द इन द फ्री स्टेट। किसके लिए? इन द फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो सलमान रुश्दी को दिया गया था। किसको दिया गया था? सलमान रुश्दी को दिया गया था, ठीक है, सलमान रुश्दी। इसको कब दिया गया था? तो 1981 में। इसका पुस्तक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रेन। बहुत ही फेमस पुस्तक था, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो देखते जाना है सलमान रुश्दी का किस किताब के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रेन। तीसरे नंबर की बात करें तो किरण, इसके बाद दिया गया था इसी को, अरुंधति राय को, ठीक है, 1997 में। तो इसका तो हम पहले बता दिए। अब देखते हैं किरण का। किरण देसाई को भी दिया गया है, ठीक है। किरण देसाई को कब दिया गया था? तो 2006 में दिया गया था। इसके पुस्तक का नाम था द इंटेलिजेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो सबसे जो नया की बात करें तो अरविंद अडगिया को दिया गया है वाइट टाइगर के लिए 2008 में। कब? 2008 में। किसके लिए? तो वाइट टाइगर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक टोटल 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1784 में कोलकाता में किया था, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं और कुछ सभा का देख लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसे कब दिया गया था? तो स्थापना 1815 में। ये कोई राजा उजा नहीं था, इसे राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। और ये अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था कि मेरा पेंशन बढ़ाने के लिए। अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। विस्टल में इसका मृत्यु हो गया कब? 1833 में। 1833 में ये इंग्लैंड में ही, ठीक है, इंग्लैंड में ही ये मर गए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ये राजा नहीं थे। और उसके बाद की बात करें तो तत्वबोधनी समाज, इसकी संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ। कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1839 में, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो सर सैयद अहमद खां। कब? 1864 में। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज का। तो 1873 में किया गया था, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, सारा समाज के संस्थापक देख जाइएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर और जीके से रहने वाला है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो एक क्या किस में है? तो जीन क्रांति में है। जीन क्रांति लाने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी के जीन से दूसरे के शरीर में जीन को ट्रांसफर किया गया। इससे क्या हुआ कि उसके बॉडी का जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता वो ज़्यादा डेवलप हुए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में, फसल में भी हुआ, ठीक है। फसल में भी एक फसल के दूसरे फसल से क्रॉस कराने से ये फसल हाइब्रिड किस्म का हुआ और ये कीट से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है।
तो ये जीन क्रांति है कि एक दूसरे में जीन को क्या कहता है ट्रांसफर करने के प्रोसेस को डेवलप किया गया था। ठीक है। वैश्वीकरण का किसको कहता है, तो विश्व भर में, वर्ल्ड भर में रक्तहीन क्रांति की, जिसमें से कोई ब्लड ना गिरे, जैसे ट्रेड वार अभी चल रहा है पूरे भारत, पूरे विश्व में अमेरिका अपना पावर दिखा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक चार्ज ज़्यादा कर रहा है। ठीक, हरित क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सबसे ज़्यादा क्रांति आया था, उसी को कहते हैं हरित क्रांति। किससे संबंधित है, तो गेहूं से। ठीक है, पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ था, तो गेहूं को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है, तो इन उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कि कंप्यूटर के काम करने के तरीके और नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। इसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डॉस हो गया, MS डॉस हो गया। ठीक है, एप्पल हो गया। ठीक है, MSCOS हो गया, ये सब माइक्रोसॉफ्ट है। अगर कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम देखे तो विंडोज़ 95, 98, 2000, XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सब क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रकार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, सभी गेंद फूल हैं। क्या कह रहा है कि सभी गेंद क्या है, फूल है। ये गेंद है, कह रहा है कि सभी गेंद क्या है, फूल है, फूल हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सभी बल्ले गेंद है। जितना बल्ले है वो क्या है, गेंद के अंदर है। बल्ले क्या है, गेंद के अंदर है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी बल्ला फूल है, बिल्कुल गलत है। बल्ला यहाँ है, फूल यहाँ है। कुछ फूल बल्ले हैं, ये भी गलत। कोई गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी गलत। कोई गेंद फूल नहीं है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये 4 संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 10, 17, 26, 39, 50। तो ये सीरीज का क्वेश्चन, इसमें सीरीज लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। यहाँ से इसमें देख रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 3, 6, 3, 9 प्लस हो रहा है। आगे की बात करें तो इसमें कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ देखो 2 बढ़ रहा है तो इसमें 11 बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा 37। और उसके बाद इसमें 11 बढ़ा तो आगे भी देखना है कि फॉलो कर रहा है नहीं, तो इसमें भी 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13। 37 में 13 जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 क्या हो जाएगा, गलत होगा। उसके जगह क्या आना था, 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत स्वागत करने के लिए बनवाया था, जो कि गुजराती शैली से प्रभावित है। तो जब जॉर्ज पंचम की बात किया जाए तो ये क्या कहते हैं कि भारत आया था कब, 1911 में। ठीक है, कब आया था, 1911 में भारत आया था। ठीक, तो उस समय किसका बनवाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वागत के लिए क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी के स्वागत में बनाया गया था। अगर इसकी यानी कि इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था, अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर 1924 को स्थापित हुआ था। अगर मैं इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार की बात करें तो एडविन लुसिएंट
लुसियन थे। इंडिया गेट कहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये वहाँ मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट, इंडिया गेट ये दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में जान ही रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पूर्णिमा के दिन हजारों भारतीयों को खून की होली खिला दिए थे अंग्रेज ओ डायर के द्वारा। इसमें अभी एक फिल्म आया है केसरी चैप्टर 2, जो कि इसी फिल्म से संबंधित है। ओ डायर को किस तरह डिमोशन दिलाने में एक भारतीय वकील का हाथ रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल फिल्म है, देखना चाहिए। ठीक है, इंडिया गेट अब जब जाओगे तो वहाँ पे एक मसाल जल रहा है। ठीक है, जैसे एक इंडिया गेट है, इसके बीच में एक मसाल जल रहा है। तो ये मसाल जो है उन शहीदों के नाम पे जल रहा है जो 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सैनिक जो कि ब्रिटेन के तरफ से लड़ रहे थे, उस शहादत के लिए वो यानी कि वो अमर जवान जल रहा है। और बाकी दीवार में जितने शहीद हुए थे सारा का नाम लिखा हुआ है। कभी आप जाइएगा तो उसे नज़दीक से देखिएगा तो उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। सूर्य मंदिर तो ये कहाँ है, कोणार्क। कोणार्क, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में इस ना को इस तरह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा है, BUREA लिखा गया है। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, तो PZVIFY। तो पूछ रहा है कि CASPTL को क्या लिखेंगे। तो इसमें किया क्या गया है ये देखना है। जैसे देखें तो B और यहाँ पे Y, इसको अपोजिट लेके लिखा गया है। जैसे B का उल्टा क्या होता है Y, A का उल्टा होता है Z। ठीक है, उसी तरह C का उल्टा होता है, C का उल्टा क्या होता है, तो W होता है। D, ठीक है, XYZ, X होता है। C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा X होता है। D का उल्टा W होता है। उसी तरह B का उल्टा यहाँ करके लिखा गया KP, K का उल्टा क्या होता है P। ठीक है, तो K यहाँ पे लिखा गया है। U का उल्टा होता है F, U का उल्टा क्या होता है F होता है F, तो इसको इस तरह लिखा गया है। R का उल्टा I होता है, R का उल्टा क्या होता है, तो I होता है। A का उल्टा Z होता है, A का उल्टा Z होता है। E का जो उल्टा क्या होता है V होता है, E का उल्टा क्या होता है V होता है। तो सब उल्टा करके लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा होता है X, तो यहाँ पे लिखेंगे X, अपोजिट में लिखना है। ठीक, उसके बाद A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा होता है, A का उल्टा होता है Z, तो Z को यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे कितना है, ये L है, L का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा होता है V, L का उल्टा होता है O, तो O कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला OGKH, ये हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें पैटर्न फॉलो किया है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, -20 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक, प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब दिया हुआ है। थोड़ा सा गुना भाग फास्ट होना चाहिए। अब दो का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 में कितना हो जाएगा, 2 3 0 हो जाएगा, तो 8 में 1 2 3, 8000 हो गया। और अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस होता है, और माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस। और 13 का स्क्वायर, 13 का क्यूब करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर इसको कितना से गुना करना है, 13 से गुना करना है। जब इसको 13 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9 × 27, 16 × 48, 2 50, और नीचे हो गया
169। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 1 2 2167। कितना हो जाएगा 2167। 2167। अब फिर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। अब ये दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल बचा 1, 10 1 1 11 की 1 हासिल बचा 1, 3 1 4 1 5 हो गया और ये हो गया 2, 2510। इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 2540 होना चाहिए तो इसमें घटा देंगे 2540। जब घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस में है ये तो प्लस में है तो इसको प्लस करना होगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5460 आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा क्योंकि 8000 बड़ा है और इसका वैल्यू क्या है नेगेटिव में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 5 जून से एग्जाम होने वाले NTPC के लिए, उसके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इससे पहले कि हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे, आज करेंगे 18 नंबर से आगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध रहेगा। रेलवे के किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष कूट भाषा में VUFOTJM को XW इस तरह लिखा गया है, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा। तो जो लिखा है उसको लिख देंगे। VUFOTJM लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा गया है XWHQVLO लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि ENTGYH को क्या लिखेंगे। तो इस सबका फेस वैल्यू लिख के पकड़ेंगे कि किस तरह किया गया है। V होता है 22, U होता है 21, F होता है 6, O होता है 15, T होता है 20, J होता है 10, M होता है 13, X होता है 24, 23, 8, 17, 22, ये होता है 12 और ये होता है 15। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में 2 का प्लस हो रहा है। 22 से 24 हो रहा है यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे 21 से 23 हो रहा है प्लस का 2, 6 से 8 हो रहा है प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2, 20 से 22 हो रहा है प्लस 2, 10 से 12, 13 से 15, सब में क्या हो रहा है कि +2 बढ़ रहा है। तो हम भी आगे 2 बढ़ा देंगे। E होता है 5 और N होता है जाके 14, T होता है 20 और G होता है 7, H होता है 24 और H होता है 8। सब में 5 में 2 बढ़ाएंगे 7, 7 में क्या होगा G होगा। N में 2 जोड़ेंगे P होगा, N में जोड़ेंगे 2 16, 16 में क्या होता है P, T में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में भी G में 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 तो I होगा। फिर X में 2 जोड़ेंगे तो A हो जाएगा और फिर Z में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा J हो जाएगा। तो GPVIAZ होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y रेशियो 3x - 2y का रेशियो दिया हुआ है 5:3 हो तो XY का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया क्या है 3x + 2y और क्या दिया हुआ है 3x - 2y। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 5/3 दिया हुआ है। कुछ करना नहीं है, क्या करना है कि इससे जो है माइनस वाला से या फिर नीचे अगर ऊपर माइनस है तो
ऊपर अगर माइनस है तो यानी युगांतर अनुपात लगा देंगे, युगांतर अनुपात। अगर प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस है तो प्लस से गुना। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, क्या लगा रहे हैं तो युगांतर 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 अनुपात लगा रहे हैं, अनुपात प्रमेय लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं युगांतर अनुपात प्रमेय। प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, वो यानी कि चिन्ह चेंज करके इधर क्या हो जाएगा उल्टा से गुना कर देंगे, एक बार घटा एक बार जोड़। तो ये 5 प्लस एक बार हो जाएगा 3 और एक बार क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यही होगा। अब इसमें जो जो कटेगा कटा देंगे, कटेगा हाँ कटेगा, जो जो कटेगा कटा देंगे। 2x 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, और नीचे क्या जाएगा, नीचे कुछ जाएगा हाँ 3x जाएगा। ऊपर क्या हुआ 6x और नीचे क्या हो गया 2 और 2 4 4y इक्वल टू, यहाँ पे जो जुटेगा तो कितना हो गया 8, यहाँ माइनस होगा तो 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 6x बराबर इतना हो गया। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू xy का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबके जगह में नाम x के जगह में मान रख देंगे। ये कितना हो गया 8 और 8 और x के जगह में क्या रखेंगे ये 4 हो जाएगा, और वो ये कितना है 2 के जगह में क्या रख देंगे 6। अब ऊपर कितना हो गया 8 चौके 32, तो नीचे 6 दूना 12, कटेगा कट जाएगा। तो अगर 4 से कटाते हैं तो 3 बार में, 4 से कटाते हैं 8 बार में। x बटे y का वैल्यू क्या आ गया 8/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 हो तो थीटा एक न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा हो, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो, ठीक है। 90 से क्या हो थीटा का वैल्यू क्या हो छोटा हो, ठीक। तब क्या करा है कि तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या है। सवाल में दिया क्या है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो हमें यहाँ कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। माइनस 40 सेक थीटा को तोड़ देंगे। किस तरह तोड़ेंगे देखते हैं। 16 सेक थीटा स्क्वायर माइनस 20 में तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 20 सेक थीटा माइनस 20 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। माइनस 20 जोड़ेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम तोड़ दिए तो यहाँ से लघुत्तम ले सकते हैं। अब ये दोनों में हम लघुत्तम आराम से ले सकते हैं। इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 सेक आ जाएगा, 4 सेक लघुत्तम आ जाएगा। तो बचेगा अंदर क्या 4 चौके 16, 4 सेक थीटा स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया, एक सेक अंदर क्या बचेगा 4 5 6 20, सेक बाहर चला गया तो 5, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा कॉमन, इसमें अगर कॉमन देखे तो इसमें क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा कॉमन, -5 आ जाएगा कॉमन बाहर। अंदर क्या बचेगा 4 सेक थीटा -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब ये देखो अंदर वाला क्या बात है सेम बात हो गया, ठीक है। जब अंदर वाला सेम बात हो गया तो अब क्या करेंगे कि इसको एक जगह कर देंगे। अंदर वाला का काम है क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये भी सेम आ जाएगा। इसको भी लिखेंगे तो 4 सेक थीटा -5, इसको भी लिखेंगे तो वही आएगा 4 सेक थीटा -5। दोनों में क्या आ रहा है बात बराबर। तो ये क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर सकते हैं, या इस 2 बार ना लिख के
इसे एक बार कहीं स्क्वायर कर देते हैं, 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह कर सकते हैं। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 4 सेक थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। अब हमें चाहिए क्या, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ना। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। टेन थीटा निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। सेक थीटा का वैल्यू कितना है, सेक थीटा का वैल्यू निकला है 5/4, होल स्क्वायर है तो होल -1। ठीक है, अब ये -1 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/16 -1। जब लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा लघुत्तम। 16 में 25 जाएगा 9, 9 बटे क्या आ जाएगा 4, 9/16। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √9/16। जब इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 4। यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, Q1 कहते हैं। क्या कहते हैं, Q1 कहते हैं। ठीक है, Q1 की विशेषता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, O2 की आवश्यकता नहीं होता। इसमें सजीव जीव का भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें सजीव का भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और आगे देखें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होता है कि अवशोषण होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और पाश्चुकरण देखें तो क्या होता है कि कच्चा दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और अचानक एकाएक ठंडा किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध का पाश्चुराइजेशन। इससे क्या होता है कि दूध में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और दूध अधिक समय तक यानी कि सही स्थिति में रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने हाउ टीचर कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी। तो अगर बीआरसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1954 में। कब हुआ था बीआरसी का स्थापना, 3 जनवरी 1954 में हुआ था। जिस समय इसका नाम यानी कि स्थापित किया गया था उस समय इसका नाम था AEET, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अगर क्या हुआ कि इसका भाभा नाम कैसे पड़ा, तो इसका जो है कि इसके जो संस्थापक थे क्या नाम था, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हो गया, 1966 में हो गया था। कब हुआ था, 1966 में। उसके बाद 1967 में इसका नाम में परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, BRC रखा गया। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय का बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, ट्राम्बे। कहाँ है, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, अगर वर्तमान में इसका यानी कि बोला जाए कि निर्देशक कौन है, तो वो है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार महंती है इसका। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो भारत सरकार की तरफ से पाठ्य पुस्तक का कार्यक्रम है। उसके बाद बढ़ते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है इसके बारे में अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, अगर इसका पितामह कहा जाए तो किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन भारत का इसी को कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को ही कहा जाता है। ठीक है, जितना अभी देख रहे हैं कि पृथ्वी जो अपना है 5 प्रकार का, पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, त्रिशूल हो गया, अग्नि हो गया और नाग टैंक, ये सब हमारे डीआरडीओ द्वारा ही तैयार किया जाता है। पृथ्वी मिसाइल है। नाग जो है ये क्या करता है कि नाग होता है कि कोई भी उधर से हमला किया है तो उसके ठिकानों को नास्ते नाबूद कर दिया, यानी कि टैंक को बर्बाद करने वाला होता है नाग। ठीक है, नाग को दागो और भूल जाओ, इसके बाद इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसरो की ओर। आगे क्या है? इसरो। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, क्या हुआ था? 69 में। जितना भी देख रहे हैं मंगलयान, अंतरिक्ष यान, ये सब जितने भी होता है जो छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, वो सब यहीं से छोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ से? इसरो से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, पहली बार जब हम छोड़े थे तो यूएसआर के सहायता से 1984 में हम लोग छोड़े थे अंतरिक्ष में। ठीक है, जो भारत का जो राकेश शर्मा गया था अंतरिक्ष में, तो यूएसएसआर के मदद से हम लोग यहीं से यान उड़ाए थे। ठीक है, जिससे कि राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन था? इंदिरा गांधी, जिसके राकेश शर्मा से पूछने पर बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है इसरो। क्या होने वाला है? इसरो। इसरो हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बीआरसी हो गया, ये सब को आप देख लीजिएगा, स्थापना। ठीक है, और इसके बाद इसका भी करंट में यानी प्रधान कौन है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है कितना? 120 मीटर। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 15 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा क्या होता है? समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है? भुजा क्या होता है? भुजा होता है परिमाप बाय 4। क्या होता है? परिमाप बटे 4। परिमाप कितना दिया हुआ है? 120 बटे 4। कितना हो गया? 30 मीटर। कितना आ गया? भुजा 30 मीटर। अब क्या करा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी मतलब हो गया कि ऊंचाई। ठीक है, इसको हाइट लिख सकते हैं, ऊंचाई। ठीक है, लिख देंगे। भुजा कितना निकाले थे? 30 हो गया, और गुना हाइट कितना दिया हुआ है सवाल में? 15 गुना 30 कर देंगे, 15 या 45, 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की यूज टू फिल द सेलेक्ट सेल विथ एक्टिव सेल टू द राइट। ठीक है, एक्टिव सेल से राइट जाने के लिए क्या हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो करेंगे कंट्रोल प्लस राइट आर से राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और शॉर्टकट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन अगर एक्सेल में से दबाते हैं तो इससे क्या होगा, न्यू बुक मार्क खुलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यू बुक मार्क खुलेगा। अगर कंट्रोल प्लस और यानी कि करते हैं तो क्या इससे क्या होगा, पहले से बनाए गए जो फाइल बनाए होंगे, बुक मार्क बनाए होंगे, पहले से वो खुलेगा। अगर कंट्रोल प्लस डब्लू अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो विंडो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी अगर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालना हो जाएगा। यानी कि जैसे ए सेल में है और ए सेल में जाना था तो कंट्रोल प्लस डी डाउन हो जाएगा, सेम डाटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से डाउन होता है। अगर कंट्रोल प्लस जी डाले, कंट्रोल प्लस जी, तो इससे क्या होगा कि एक विशेष सेल में जाना हो जाएगा। ठीक है, विशेष सेल में जाना हो जाएगा, ये नहीं कि इसका राइट लेफ्ट ये सेल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेमोरी तिमोरी पूछ लेगा, सबसे बड़ा फाइल टाइल ये सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली से लूटपाट किया था। तो पहली बार जो है नादिर शाह हमला कब किया था, 1739 में। कब किया था, 1739 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह था। और ये दिल्ली में लगभग 57 दिन तक रहे थे। ठीक है, जब इसका संधि स्वीकार कर लिए थे, यानी पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे मोहम्मद शाह, तो ये दिल्ली घूमने के निकले थे और वहीं पे रास्ते पर कोई इस पर गोली चलवा दिया था, जिससे ये नाराज होकर अपना तलवार मीनार से निकालकर जमीन पर गाड़ दिए और बोले कि तब तक खून खराबा होना चाहिए जब तक ये तलवार मीनार पे वापस नहीं चला जाए। तो इस तरह 57 दिन तक दिल्ली में बहुत मारकाट हुआ था। ठीक है, पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। और जाते समय जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था मयूर सिंहासन, वो लेते गए थे और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेते गए थे। साथ में 70 करोड़ रुपए कैश के रूप में भारत से लेके गए थे। कौन, तो नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह को नादिर शाह थे कहाँ के, तो ईरान के थे। कहाँ के थे, ईरान के थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। और मयूर सिंहासन ले जाने के बाद उसे पिघलाकर, क्योंकि मयूर सिंहासन तो सोना का था, पिघलाकर वो रख लिए थे अपने उपयोग में। कहता है कि नादिर शाह भारत से इतना कर लेके गए थे, यानी कि पैसा लेके गए थे, कि वो ईरान पहुंचने के बाद 3 साल तक अपने यानी कि राज्य में कर वसूली ही नहीं किए थे। ठीक है, और 1748 में उनकी 47 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह से ही लूटकर कौन लेके चला गया था, नादिर शाह। ठीक है, किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। कब किया था, तो 1739 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, अनुबंधोपाध्याय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है,
अगर कुछ और पुस्तक इम्पोर्टेंट है जैसे महात्मा गांधी इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अगर भारत भारती की बात पूछा जाए, भारत भारती कौन लिखा है, तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण फेमस पुस्तक है। नील दर्पण की बात करें तो कौन लिखा है, दीनबंधु। दीनबंधु लिखा है। संवाद कुंभोधि, संवाद कुमुदी की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें, इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है, चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। तो कुछ फेमस सब पुस्तक है, देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a प्लस बी √3/2 और कॉस a माइनस बी √3/2 हो तो a प्लस बी का संभावित मान क्या होगा। तो क्या करा है कि सवाल में साइन a प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, √3/2, ठीक है। तो ये किसका मान होता है √3/2, तो देखें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका डिग्री वैल्यू का होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब सवाल में दिया क्या है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं 1। अब सवाल में दिया क्या है, कॉस a माइनस बी, इसका मान कितना दिया हुआ है, √3/2, ठीक है। तो कॉस कितना का मान होता है, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करा है कि a माइनस बी का संभावित मान ज्ञात करें, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने से, ठीक है, जोड़ने से। तो एक क्या है कि a प्लस बी 60 डिग्री, दूसरा क्या है a माइनस बी 30 डिग्री। तो प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, b क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। हमें क्या चाहिए, तो b चाहिए ना, तो b चाहिए, तो b a माइनस बी बराबर 60 डिग्री था, ठीक है। तो हमें b चाहिए तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था, a का वैल्यू आ गया 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, b बराबर हो गया 15 डिग्री। तो आंसर आ गया a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। अब जो ऑप्शन में है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस m के ऐसे शून्यक है जो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तब m का मान कितना होगा, ठीक है। जो जो सवाल में दिया है पहले लिख देते हैं। बहुपद के रूप में क्या दिया हुआ है, बहुपद के रूप में दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस m। तो यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर कितना है x, b बराबर हो गया 5, c बराबर हो गया n, ठीक है। a b c इस फॉर्म में है। अब क्या करा है सवाल में, और सवाल में दिया क्या है, दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या कर रहा है कि मान m का मान क्या होगा, m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो शून्य का योग में जाना होगा। क्या करना होगा,
शून्य का योग। शून्य का योग बराबर क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस नहीं होगा, बी माइनस चिन्ह है उस सामने में, तो बी बाय हो जाएगा ए सी, बी बाय हो जाता है ए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी के जगह में क्या है, तो बी का जगह में 5, लेकिन आगे क्या है चिन्ह माइनस, तो जगह -5/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, -5। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देने से तो क्या हो जाएगा, पहला क्या था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या था, अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। जोड़ देते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, क्या हो गया 2a इक्वल टू -5 में 1 जाएगा तो -4, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा -4/2, कट जाएगा कितना बार में, -2 बार में, अल्फा का मान आ गया -2। अब यहाँ से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो फिर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान निकल के आया -2 माइनस बीटा इक्वल टू 1। जब ये माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस बीटा बराबर हो गया 3। जब बीटा का मान ओनली देखेंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, उधर, तो ये बीटा का मान हो गया क्या, बीटा का मान हो गया -3, बीटा का मान क्या हो गया, -3। अब क्या कर रहा है कि अब शून्य का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाएंगे, उसके बाद गुणनफल की ओर निकालते हैं। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शून्य का गुणनफल निकालने के लिए करता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू c/a होता है। तो a का वैल्यू हमें पता है -2, b का वैल्यू पता है -3, इक्वल टू c में क्या है m, a का मान कितना है 1 है, 1 होगा यहाँ पे 1, तो ये कितना हो गया 3 दूना 6 बराबर m/1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो m बराबर क्या हो गया 6 हो गया, m इक्वल टू हो गया 6। राइट आंसर, राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में मपला विद्रोह यानी कि कब हुआ था, तो केरल में मपला विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। 1928 की बात करें तो ये साइमन कमीशन भारत आया था। 1945 की बात करें तो क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गया था, क्लोज हो गया था। 1934 की बात करें तो इसमें जो है RBI के लिए जो है एक एक्ट आया था। ठीक है, और कुछ आंदोलन की बात करते हैं, जैसे तेलंगाना का आंदोलन ये आया था कब, तेलंगाना का आंदोलन की बात करें तो ये कब आया था, 1946-51, यानी 5 साल तक चला था। उसके बाद तेभांग आंदोलन चला था, तेभांग आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। दक्कन का विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था, 1874 से लेकर 75 के बीच। ठीक है, नील विद्रोह की बात करें, नील की खेती, नील विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1859 से लेकर 1860 के बीच। पावना विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1873 से लेकर 1876 तक, 3 साल तक चला था। तो विद्रोह सब भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति प्रजनन अंग होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइज होते हैं। तो होता है जल तिप्तियाँ जो होता है इसका जो है क्या होता है कि हिडन रहता है, क्या कहते हैं कि इसका जो
प्रजनन पार्ट है वो क्या होता है, वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, छिपा हुआ। जैसे छिपा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम कहेंगे। ठीक है, और इस पौधे का जो निर्माण हमेशा किससे होता है, तो बीजाणु से होता है। किससे होता है, बीजाणु से होता है। अगले कलम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही एलोरा का गुफा है। किसका, एलोरा का गुफा है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में किसका गुफा है, तो चांदी देवी की गुफा है। किसका, चांदी देवी का गुफा है। कुछ गुफाएं का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जैसे बाघ गुफा। बाघ गुफा कहाँ है, तो बाघ गुफा है एमपी में, मध्य प्रदेश में। एलोरा की गुफा तो महाराष्ट्र में है। बाराचार की गुफाएं कहाँ है, बाराचर की गुफा। बाराचर की गुफाएं की बात करें तो बिहार में है। कहाँ है, बिहार में, गया पर्वत में, गया में, बिहार के गया जिला में। अगर एलिफेंटा की गुफा की बात करें, एलिफेंटा की गुफा की बात करें, एलिफेंटा की गुफा की बात करें तो ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, एमएच महाराष्ट्र में है। ठीक है, यादामी गुफा की बात करें, यादामी गुफा की बात करें तो ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ठीक है, वराह गुफा की बात करें, वराह गुफा की बात करें तो ये कहाँ, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में है। ठीक है, उसके बाद बोरा गुफा की बात करें, बोरा गुफा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, एपी आंध्र प्रदेश में। भीमबेटिका की बात करें, भीमबेटिका की बात करें तो ये कहाँ है, तो एमपी में है। कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश। किस पहाड़ी में, तो रायसेन की पहाड़ी में, रायसेन की पहाड़ी में है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5x और 6। 15 साल बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो मीरा की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि माया का आयु है x वर्ष, यानी पहला रेशियो उसका, तो 6x। मीरा का हो जाएगा कितना, मीरा का हो जाएगा 5x। अब सवाल में क्या कर रहा है कि 15 साल बाद, 15 साल क्या हो जाएगा, दोनों में जुड़ जाएगा। 15 साल बाद कह रहा है कि इसका आयु का रेशियो बदल जाता है। कितना हो जाता है, 9 अनुपात हो जाता है 8। 9 अनुपात क्या हो जाता है, 8, सवाल में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगा, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 छः के कितना हो जाएगा, 48x प्लस 15 गुना 8 120 इक्वल टू 15 गुना 9 कितना हो जाएगा, 45। 45x प्लस 15 गुना 9 135। 15 गुना 9 कितना हो जाएगा, 135। अब x वाले को एक जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48x माइनस 45x इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 120। जब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। जब ये माइनस करेंगे तो 15। 3x का वैल्यू कितना आ गया, 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3। कट के कितना आ गया, 5। x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू आ गया 5। हमें चाहिए किसका, मीरा का। मीरा, तो मीरा तो ये है, मीरा का क्या है उम्र, तो मीरा का उम्र है 5x। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 × 5 25 ईयर्स। मीरा का आयु कितना है, 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो चुनाव के 48 घंटा पूर्व, कितना, 48 घंटा पूर्व
नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चुनाव आयोग का काम है, नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग का काम क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है देख लेते हैं। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। पहला क्या है कि मतदान सूची तैयार करना, मतदान सूची क्या करना, तैयार करना, सूची तैयार करना। ठीक, और उसके बाद क्या है कि चुनाव क्षेत्र का परिसीमान, चुनाव क्षेत्र का जो है परिसीमान तैयार करना कि उस कहाँ तक उसका एरिया है, क्या है। और उसके बाद क्या है कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह देना, प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। अगर बात किया जाए कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन 324 आर्टिकल्स में है। अगर हम जाने कि हमें वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका एक ट्रिक है 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 326 में है कि आम आदमी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का वर्णन 324, वोट देने का अधिकार 326 में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नहीं कि सबका भारतीय चुनाव आयोग किसका इलेक्शन कराता है, तो फिर ये नहीं कि मुखिया का चुनाव करेगा, ये नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, बड़े सब एमएलए एमपी सबका चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिक अनुसंधान रिएक्टर है। सबसे पुराना की बात करें तो अप्सरा है। कौन सा है, अप्सरा। अप्सरा की स्थापना की बात करें तो कब है, 1956 में। कब, 56 में। ठीक है, कब है, 56 में। साइरस की बात करें तो साइरस है 1960 में। कब है, 1960 में। ठीक है, और कुछ है जैसे ध्रुव है, तो ध्रुव का कितना है, तो 1985 है। कितना है, 1985। ठीक है, साइरस। एक और आता है जर्लिना की बात करें तो ये 1961 में। कब, 1961 में। और एक है पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा 1, तो ये है 1972। कब है, 1972। ये सब डेट भी पूछता है, और ये भी पूछता है कि कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटर मार्ग के अनुसार इलाहाबाद, जो कि यूपी में है, प्रयागराज नाम बदल के, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, मार्ग की लंबाई कितनी है। वो वाटर मार्ग की लंबाई पूछ रहा है कि कितना है। अगर बात किया जाए NH1, तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। इसको कहते हैं NW1, नेशनल वाटर हाईवे कह सकते हैं। ठीक है, 1। ठीक, अगर यही 2 की बात करें, NW2 की बात करें, तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। अगर यही 3 की बात करें, NW3 की बात करें, ये तो 2 हो गया, ये 3 की बात करें तो 365 किलोमीटर। ठीक है, NW4 की बात किया जाए तो 2890 किलोमीटर है। कितना, 2890। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो कौन होगा, NW4। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो सबसे लंबा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।